खुश रहे हो अच्छे रहे हो। तो देखिए आज की वीडियो है कैलाश की लारी पिथौरागढ़ के खुश्क बंजर और तपते हुए पहाड़ों के एक दर्रे से पार करके मोती नगर की वादी में दाखिल हुई। ठीक, लारी बोलते हैं एक तरह से जो जिस पर सवारी बैठती है। ठीक है, और दाखिल होते ही मंजर और मौसम और मुसाफिरों का मिजाज सब कुछ बदल गया। सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फपोश चोटियाँ यानी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ पहाड़ियाँ चमक रही थीं, और दूसरी तरफ ढलवां पहाड़ों पर सेब, ठीक है, क्योंकि सेब ठंडे इलाकों में ही होता है, नाशपाती और आलूचों के बागों की हरियाली थी। आलूचे, नाशपाती, ये सब फल के नाम है। ठीक, जो पहाड़ों के सिलसिलों से जीना बजीना उतरती हुई नीचे जाकर घने दरख्तों और नामालूम तारीकियों में गुम हो जाती थीं। तारीकियों यानी अंधेरों में। ठीक है, जब लारी स्टैंड पर पहुंची, कैलाश अपनी बहनों समेत उतरा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसे पहाड़ और उनकी चोटियाँ, दरख्त, चिड़िया, आसमान और सूरज, ये सब के सब इंसानों के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। इस खुशगवार मंजर में कैलाश ऐसा खोया कि उसे अपनी सख्त बीमारी की वजह से ज़िंदगी की तरफ से जो मायूसी थी वो बिल्कुल दूर हो गई। मायूसी यानी कि जो उदासी, और ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमान को चूमने वाले पहाड़ इशारों में कह रहे हैं कि हमारी शानदार, साफ और शफाफ बोलते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है, और दिलकश दुनिया में बीमारी और मुसीबतों का क्या काम। ठीक है, लारी स्टैंड से एक सड़क पर बल खाती हुई झूमती झामती आबादी की तरफ जाती थी। उसने कैलाश को ऐसा लुभाया यानी ऐसा मनमोह लिया कि वो नौकर से जो असबाब को उठवाने यानी सामान को उठवाने में लगा हुआ था, ये कह कर के मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूँ, रवाना हो गया यानी चल दिया। रास्ता बहुत दिलकश था और हर मोड़ कुदरत की नित नई फयाजियों से मालामाल था, यानी जो भी चीज़ जो एक तरह से करम है, ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, कुछ दूर निकलकर कैलाश एक पत्थर पर बैठ गया, एक प्याली चाय पी, कुछ देर सामने के मंजर यानी कि सीनरी से लुत्फ उठाया यानी उसका मजा लिया, और फिर आगे की तरफ चल खड़ा हुआ यानी चल दिया। ठीक, रास्ते में एक बाग में एक आदमी ताज़े सेबों को चीड़ के बक्स में बंद कर रहा था। चीड़ एक पेड़ होता है, उसके बक्स वगैरह होंगे, संदूक। ठीक है, उसके पास दो मुसाफिर खड़े थे जिनमें एक 10-11 बरस की खूबसूरत सी लड़की थी। वो दोनों फल वाले से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कैलाश इधर देख रहा था कि इतने में पास से एक आवाज़ आई, बाबूजी, थर्मास में ले चलूं? थर्मास यानी थर्मस जो होता है जिसमें पानी होता है, वेरी वेल। कैलाश ने मुड़कर देखा, 12-13 बरस की दुबली पतली लड़की खड़ी थी और बड़ी बड़ी मजलूम और मायूस आंखों से देख रही थी। ठीक है, उदास आंखों से। ठीक, थर्मास वाकई कैलाश को भारी मालूम हो रहा था। उसने वो लड़की के हवाले कर दिया और फिर इस फयाजी से जो कुदरत ने उस वादी के साथ दिखलाई थी पूछने लगा, कहाँ रहती हो? लड़की ने नीचे की घनी तारीकियों की तरफ इशारा करके कहा, तारीकियों यानी अंधेरे की तरफ। वहाँ बहुत नीचे। माँ बाप क्या करते हैं? मर गए। तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। क्यों? बच्चा कुछ नहीं करने देता है ना। अब कोई बच्चा है, इसमें भी नई कहानी आ गई। बच्चा? क्या तुम्हारा बच्चा भी है? लड़की इस बदगुमानी पर हंस पड़ी और कहने लगी, बदगुमानी बोलते हैं गलत सोचना, है ना, तो जाहिर है वो गलती सोच रहा था उस बच्ची के लिए। मेरा 2 बरस का भाई है जो बहुत दिक करता है यानी प्रॉब्लम करता है, हर वक्त खाना मांगता है, रात को ना वो सोने देता है और ना डर डर इस वादी में किस चीज़ से यानी डरता है, कहने का मतलब यही था। मेरी खटरिया का दरवाज़ा टूटा हुआ है, रात भर मैं डरती रहती हूँ कि कोई आकर हमको खा ना जाए। कैलाश के दिल में दया उबल पड़ी। नौकरी करेगी? यानी कैलाश पूछता है उस बच्ची से, कोई रखे तो क्यों ना करूँ, मैं तो बहुत मेहनत से उसकी सेवा करूँगी। अच्छा, मैं रखूँगा तुझे भी और तेरे छोटे भाई को भी। लड़की हैरत ज़दा होकर कैलाश को देखने लगी यानी आश्चर्यचकित होकर। ठीक, बाबूजी सच? हाँ सच, बिल्कुल सच। लड़की थोड़ी देर तक हैरत ज़दा रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कैलाश के पांव पर गिर पड़ी और शुक्रगुजारी से यानी थैंक यू के अंदाज में बाबूजी बाबूजी करने लगी। उसके मुंह से और कुछ ना निकला। रजनी खुशी के मारे रात को सो ना सकी। ज़रा ज़रा देर के बाद उसकी आंख खुल जाती थी और हर बार वो करवट लेकर टूटे किवाड़ों की दरवाज़ों से झांकती थी कि पहाड़ों के ऊपर आसमान पर सुबह की सफ़ेदी तो नहीं नज़र आ रही। आज उसका रोज़ाना वाला यानी जो रोज़ का जो खौफ था, रोज़ाना वाला खौफ कि कहीं कोई रात को भयानक शक्ल वाली चीज़ उसकी कोठरी के टूटे फूटे दरवाजे से घुसकर उसको उसके सब भाई बहनों को सोते में खा ना जाए, दूर पहाड़ों में छुप गया था। उसके सामने सुख से भरी हुई सुबह थी यानी सुख, चैन, खुशी, और फिर ऐशो आराम से भरे हुए दिन और रात। रजनी ने अपने 5 भाई बहनों पर नज़र डाली जो कंबलों के गोदड़ यानी जो रजाई टाइप की या थोड़ा मोटा होता है ना, रजाई तो नहीं लेकिन गोदड़ जो असल में जो बिछाने काम आता है, मोटा कपड़ा का होता है, के नीचे एक दूसरे से चिमटे हुए बेखबर सो रहे थे। रजनी सोच रही थी कि
ज़रा देर में सुबह हो जाएगी और फिर अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की चढ़ाई चढ़कर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी। फिर क्या, रोटियां रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेगा और रात को ओढ़ने को भी, और डर से बहुत दूर किसी कोठरी में सोने को जगह मिलेगी। आखिर सुबह करीब आ ही गई और उसके 2 साल के दुबले पतले सूखे सूखे भाई लल्लू ने चीख मारकर रोना शुरू कर दिया, जैसा कि छोटे बच्चे चिल्लाते हैं। आज रजनी ने सुस्ती नहीं दिखलाई और जल्दी से उसे पेशाब करा लिया, वरना होता तो ये था कि वो यूं ही दिन चढ़े तक पड़ा रहता था और फिर जब उसका बिस्तर रजनी को भीगा हुआ मिलता था तो वो लल्लू को धनक कर रख देती थी, यानी पीट देती थी। आज रजनी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसे पेशाब करा लिया, बल्कि उसे प्यार भी किया और बहलाया भी। ये चीज़ लल्लू के लिए कुछ इतनी अजीब सी खुशी लेकर आई कि वो रात भर की भूख को भूल गया और अपनी टूटी फूटी बोली में बातें करने लगा। जिस वक्त मोती नगर की पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली चमक नजर आई है, उस वक्त तक 6 बच्चों का ये काफिला 100 फीट पहाड़ पर चढ़ चुका था और बहुत थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज़ थी और मुखालिफ थी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से हवा चल रही थी। इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी, यानी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, लल्लू कई मरतबा रो चुका था और रजनी के हाथ से उस पर पट भी इस पर पिट भी चुका था, पिटाई हो चुकी थी उसकी इस तरीके से रोने की वजह से। रजनी ने ज़रा देर उसे गोद में भी लिया था, लेकिन 12 बरस की लड़की जिसे पेट भर खाना ना मिलता हो कैसे 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती थी। इसलिए लल्लू चल सके या ना चल सके, उसे चलना तो पड़ेगा, वरना रजनी मार मार कर रास्ते ही में ख़त्म कर देगी। उस वक्त तो वो कुचली हुई नागन की तरह बिखरी हुई थी। उसे सख्त कोफ्त थी कि ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा मैं जहाँ जाऊँ या जो काम करूँ मेरी राह में हायल रहता है, यानी रास्ते में हर वक्त तैयार रहता है साथ। अब देखो, इस वक्त ऐशो आराम की दुनिया सिर्फ 400 फीट ऊपर है। अगर ये ना होता तो मैं कब की वहाँ पहुँच चुकी होती। अब गाइस देखते हैं आगे। रजनी का गुस्सा देखकर कल्लू, जो लल्लू से 2 साल बड़ा था, और मुन्नी, जो 4 साल बड़ी थी, सहमे हुए थे और हाँफ हाँफ कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। अलबत्ता तुलसी और रामू रजनी की तरह ताज़ा दम थे, बल्कि इन दोनों ने भी लल्लू को बारी बारी गोद में ज़रा ज़रा देर के लिए उठा लिया था। ठीक है, इस तरह छोटे छोटे इंसानों का ये छोटा काफिला डांट और मार, खौफ और आंसू, थकावट और हाँफने, उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ 50 फीट ऊपर चढ़ गया। उस जगह रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागी सेब मिल गया। चश्मा बोलते हैं जहाँ से पानी निकलता है, ऐसी ज़मीन का जगह जहाँ पानी निकलता है ना, ऐसा लगता है खौल पानी निकल रहा है, लेकिन वो ठंडा होता है। ठीक, लेकिन वो अभी मुंह तक नहीं ले जाने पाया था कि रजनी ने झपट कर उसे छीन लिया और दांत से उसका एक टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा काट कर लल्लू को दिया और फिर बाकी के 2 टुकड़े करके कल्लू और मुन्नी सेब का टुकड़ा खाकर चश्मे का पानी पीकर ताज़ा दम हो गए और बातें करने लगे। कल्लू, ऊपर पिता और माँ मिलेंगे। कल्लू क्या सोचता है, ऊपर पिता और माँ मिलेंगी। मुन्नी, नहीं उल्लू, वो नहीं, वो तो मर गए। तो गाइस इसमें कुछ सीनरी दिखाई गई है, इस तरीके से चढ़ रहे हैं ये। ठीक है, ऊंचाई पे ये बच्चे हैं सब, ये छोटुआ है। ठीक है, और ये वहाँ जाना है इनको। कल्लू, जो मर जाते हैं क्या वो ऊपर भी नहीं मिलते? मुन्नी बहुत संजीदगी से, यानी सीरियसनेस से, वो कहीं नहीं मिलते। हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं जो पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़े देंगे और ओढ़ने को देंगे। इन दोनों की बातें सुनकर न जाने क्या हुआ कि रजनी पिघल सी गई। उसने इन दोनों को और फिर लल्लू को प्यार किया और कहा कि अब धीरे धीरे उठते बैठते चलेंगे। फिर ढारस देने लगी कि ऊपर पहुंचते ही बहुत सी रोटियां मिलेंगी, जिनमें गेहूं की भी होंगी, गर्म कुर्ते और पैजामे मिलेंगे, चाय मिलेगी, सेब मिलेंगे। फिर बाबूजी के साथ हम लोग उनके देश चले जाएंगे, जहाँ बहुत आराम से रहेंगे। रजनी, जिसने आज तक इस वादी के अलावा और कुछ नहीं देखा था, पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि उस पार की दुनिया कैसी होगी। मगर जैसी भी हो, वहाँ रोटियां होंगी, कुर्ते पैजामे होंगे और ऐसे घर होंगे जिनमें डर ना लगता होगा। रजनी अब अपने काफिले को लेकर मज़े मज़े ऊपर चढ़ने लगी। जितना जितना ऊपर चढ़ती जाती उसकी खुशी बढ़ती जाती। रजनी को मालूम था कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहाड़ों में घूमने वाले दौलतमंद किसी पहाड़ी मर्द या औरत को रखकर अपने साथ मैदान में ले जाते हैं, जहाँ ना बर्फ़ पड़ती है ना भूख होती है। लेकिन ये बात दूर दूर उसके तसव्वुर में ना थी कि मैं भी उन खुश नसीबों में हो सकती हूँ और मेरे साथ मेरे 5 भाई बहन भी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और रजनी भी अपने भाई बहनों के साथ ऊपर चढ़ रही थी। आखिर डाक बंगला की सुर्ख छत, यानी लाल छत ने अपनी झलक दिखला ही दी, यानी वो जहाँ जा रहे थे वो जगह दिख गई।
कैलाश चाय पी रहा था और खिड़की से साफ सुथरी नंदा देवी, एक पहाड़ का सिलसिला है पहाड़ी, और उसके नीचे के अजीमशान पहाड़ों को देख रहा था कि उसके नौकर ने आकर खबर दी, कल वाली लड़की आई है और उसका बच्चा भी। एक छोड़ 5 बच्चे साथ हैं। 5। नौकर, जी हुजूर। कैलाश ने बाहर आकर देखा तो रजनी खड़ी थी और उसके गिर्द बहुत से छोटे बड़े मैले कचीले चुपड़े चुंधे बच्चे नाक से सुड़ सुड़ कर रहे थे और कीचड़ से लथपथ आंखों से उनकी तरफ देख रहे थे। कैलाश ने रजनी के पास जाकर सख्ती से जवाब तलब किया, यानी जवाब मांगा। ये सब कौन है? रजनी कैलाश को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने उसकी सख्ती की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं की और चिल्लाकर कहने लगी, मैं इन सब को ले आई, अब ये सब आपके पास रहेंगे। ये मुन्नी है, ये लल्लू है, वो रामू है, वो कल्लू है, वो तुलसी है। यानी उसने सब बच्चों के भाइयों के बहनों के नाम बताए। ठीक। कैलाश, सब तेरे भाई हैं? रजनी, जी हाँ, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। रजनी जरा साफ सुथरी थी और उसकी सूरत में एक कशिश थी, लेकिन बच्चे तो सड़ी गली चीज़ों का ढेर मालूम होते थे, यानी गंदे संदे रहते थे, या उनके पास साफ सुथरा रहने का कोई मटेरियल नहीं था। उनको देखकर कैलाश का जी मतलाने लगा और कल वाली रोमानी फयाजी जो रात गुजर जाने से बासी हो चुकी थी, हकीकत पसंदी से बदल गई। यानी हकीकत को देखकर उसका ख्याल बदल गया। जहाँ वो बहुत खूबसूरत नज़ारे देख रहा था, वहाँ उसका मन जो है अजीब सा हो गया। और कैलाश सोचने लगा कि रजनी के साथ एक बच्चा होता, 2 होते तो मुमकिन था, लेकिन इतनों को कैसे पाला जा सकता है? ये सब हमारे छोटे से घर में कैसे रहेंगे? उनको खिलाया और पहनाया कहाँ से जाएगा? फिर ये बहती हुई नाकें, नाक जो बहती थी बच्चों की, ये कीचड़ भरी आँखें, ये कोयला ऐसे हाथ में पाँव, ये बू, यानी जो उनकी बदबू थी, है ना, बू और मैल। कैलाश की बहनें भी बाहर निकल आई थीं कि हम भी ज़रा भैया के मेहमानों को देखें। वो बोली, भैया इन सब को ले चलोगे? सवाल के तौर पे। कैलाश ये सवाल सुनकर झुंझला गया और रजनी से कहने लगा, तूने कल क्यों नहीं बतलाया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है? सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ? ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी, यानी उसको तो कुछ और लग रहा था, अब कहानी कुछ और हो गई यहाँ। इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। गाइस, जब उम्मीद किसी चीज़ से लगाते हैं और वो उम्मीद पे ना उतरे तो दिल टूटता है, जैसा इस बार रजनी के साथ हुआ है। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया और आंखें अंदर डूब गईं, मगर मुंह से कुछ ना निकल सका। उसके सब भाई बहनों का भी यही हाल हुआ। कल्लू तो फूट फूट कर रोने लगा। रजनी ने अपनी घिनौनी फौज को नफरत भरी आंखों से देखा, ऐसी नफरत जिसका तकाजा ये था कि उन सबको मार डालो या खुद मर जाओ। ठीक है, तकाजा बोलते हैं डिमांड। 5 मिनट के अंदर अंदर ये फौज नाकामी और नामुरादी को अपने फटे दामनों में लेकर पसपा हुई, लेकिन कैलाश के लिए आसान ना। गाइस, देखा आपने, पसपा हुई लिखा था एक वर्ड, पसपा का मतलब होता है हारना या हार जाना या शिकस्त पा जाना, था कि उनको यूं रुखसत करता। उसकी दया जो मर गई थी फिर कराने लगी, यानी दया आने लगी और पुकारने लगी कि कुछ तो करो। इस पुकार से निजात पाने के लिए कैलाश ने रजनी को पुकारा और 2 रुपए उसके हाथ में रख दिए। ठीक है, ये था कहानी, चल रही है अभी, देखिए। 2 रुपए, उससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। रजनी अपनी फौज को लेकर बाजार की तरफ भागी और एक दुकान के सामने सबको पूरियां खाने और खिलाने लगी। पहले 8 आने की पूरियां ली, फिर 8 आने की और ली, ठीक है, फिर 4 आने की और ली, यानी टुकड़ों में लेती गई, ठीक है, फिर और 4 आने की। इस तरह दोनों रुपए खत्म हो गए, यानी जितने रुपए दिए थे वो उसी दिन उसी वक्त खत्म हो गए, पूरियां खाते खाते, क्योंकि ये लोग ज़्यादा भी थे। लेकिन ना भूख गई और ना खाने की हसरत बोलते हैं, यानी ऐसी एक तरह से कि किसी चीज़ को नाम, कोई चीज़ ना मिले फिर उसका मायूस रहे, एहसास रहे यार वो चीज़ मिली नहीं, उसे बोलते हैं हसरत, किसी चीज़ के ना मिलने का गम। ठीक है। दोपहर के बाद ये काफिला खाली हाथ नीचे की तरफ थके दिल और थके पाँव के साथ उतरने लगा और इस तरह के बैठ गया तो उठने की ज़रूरत ही ना महसूस की। सुबह जिन तारीखों से निकल के आया था, शाम को उन्हीं की तरफ जा रहा था, तारीखों यानी अंधेरों की तरफ। सूरज भी डूबता जा रहा था और वो लोग भी उतरते जा रहे थे, मगर बिल्कुल खामोशी से, ना रोना, ना डांटना, ना इजहार हसरत, ना ढारस, गोया ये सब बच्चे नहीं, बूढ़े थे, यानी अक्लमंदी के साथ उतर रहे थे। और वो भी हड्डी चमड़े के नहीं, गूदड़ के बने हुए। सिर्फ लल्लू 2-1 बार रोया, मगर रजनी के मारने ने उसकी भी आवाज़ बंद कर दी। सूरज डूबने पर ये लोग उसी अपनी पुरानी कोठरी में पहुँचे जहाँ भूख थी और सर्दी थी, खौफ था और इन तीनों के सिवा कुछ न था। पहुँचते ही थकी हुई तुलसी ने आहिस्ता से कहा, भूख लगी है। फिर रामू ने भी कहा, फिर मुन्नी और कल्लू ने भी। दिल की उम्मीदों के साथ पेट की पूरियां भी गायब हो चुकी थीं। रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तिहान करने निकल खड़ी हुई।
अब ये देखिए इसमें लिखा है आगोश, यानी कि एक तरह से आगोश में लेना, यानी अपनी बाहों में लेना। तो ये कहते हैं कि रजनी जो है बच्चों को अंधेरे, भूख और डर, है ना, इन जो वर्ड लिए हैं इनको सपुर्द कर गई, या उनके हवाले कर गई, डर के हवाले, भूख के हवाले और अंधेरे के हवाले। और वो कहाँ गई? पड़ोसियों की दया का इम्तहान, यानी कि पड़ोसियों को जांचने गई, अब कुछ मांगने गई। ले दे के बात यह है कहने का मकसद, ठीक है। तो बस ये कहानी थी गाइस, काफ़ी सैड स्टोरी गरीबी के ऊपर, ठीक है। तो आपसे हो सके तो आप गरीबों की मदद किया करें। हयातुल्ला अंसारी, ठीक है। इस भीख जो ये है सबक है उसके राइटर, उर्दू में मुसन्निफ बोलते हैं, ठीक है गाइस। चलिए फिर होगी मुलाकात हमारी आपसे। और इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस जो जैसे कि क्लास 10th 9th 11th नहीं, क्लास 9 10th 5th 6 उर्दू की बुक के है ना लेसन्स डाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लेसन हैं जिसमें आप उर्दू कैसे सीख सकते हैं, हिंदी द्वारा या इंग्लिश द्वारा। चलिए फिर गाइस होती है मुलाकात, बाय बाय, टेक केयर।